गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अगर अपनी बात करें बेटा केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की, तो हम लोगों ने अब तक 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं मॉडल पेपर के। कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। तो ये आज आपका पार्ट 3 है बेटा, पार्ट 3 है जिसमें हम लोग मॉडल पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया गया है 2024 के लिए। किसके लिए बेटा? 2024 के लिए। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उनके आंसर क्या होंगे और कैसे करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, नेम द रीजेंट्स यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रीजेंट का नाम लिखना है जो कि इन रिएक्शन में आपका यूज होगा। पहली रिएक्शन दी गई है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको एक रिएक्शन लिखना है जो यूज हो रहा हो, जो क्या हो रहा है बेटा? यूज हो रहा हो ऑक्सीडेशन में प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करने के लिए। तो देखिए हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका कोई प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ध्यान समझिए बेटा, इसको आपको डायरेक्ट चेंज करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किस में चेंज करना है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप किस रीजेंट का यूज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप कौन सा रीजेंट डालेंगे। तो देखिए एक चीज आप समझिए बेटा ध्यान से कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है बेटा? ये होता है CH2OH। इसका नाम होता है प्राइमरी एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है बेटा? प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। तो पहले तो प्राइमरी जो एल्कोहल होगा वो आपका कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में पहले तो आपका जो प्राइमरी एल्कोहल है वो चेंज होगा बेटा एल्डिहाइड में। किसमें चेंज होगा? एल्डिहाइड में। और फिर जब हम दोबारा ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा एल्डिहाइड का, तो फिर हमको वहां से मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। वहां से हमको क्या मिलता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये आपका कन्वर्जन का सिस्टम होता है कि पहले आप प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, फिर एल्डिहाइड का अगेन जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको डायरेक्ट बनाना है प्राइमरी एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से जो भी हमको रिएजेंट यूज करना होगा बेटा, पहली बात वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए जो सीधे विदाउट फार्मिंग ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्ट प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दे। तो हमारे पास जो रिएजेंट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने चाहिए। तो वो 4 होते हैं बेटा, आपके सिलेबस में 4 हैं। पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दूसरा है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। थर्ड है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और अगेन लास्ट है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपके 4 रिएजेंट होते हैं जो प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्ट चेंज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इन 4 में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 4 के 4 लिख लीजिए, आंसर में हम केवल एक ही लिखेंगे क्योंकि हमसे एक पूछा। तो आप इनमें से कुछ भी लिख दिए। तो हम लिख देते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा बेटा? K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारे पास आंसर जो आ गया, रीजेंट हमसे पूछा था तो रीजेंट आ गया K2Cr2O7। ठीक है, तो RCH2OH ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बेटा? K2Cr2O7 के साथ, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा जा रहा है कि आपको प्रोपेन टू ऑल को कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? प्रोपीन में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? प्रोपीन में। तो कौन सा रिएजेंट हम डालें कि जो प्रोपेन टू ऑल है? क्या है बेटा? प्रोपेन टू ऑल। देखो अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर होता है CH3CHOH CH3, ये होता है प्रोपेन टू ऑल। अब इससे बनाना है प्रोपीन, तो प्रोपीन क्या होती है?
CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन। ये बनाना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है बेटा कि अगर आपको एल्कोहल से एल्कीन को फार्म आउट करना हो, एल्कोहल से किसको बेटा, एल्कीन को फार्म आउट करना हो, तो उस जगह पे आप जो रिएक्शन यूज करेंगे बेटा, वो किसी भी एल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, किसके बाद बेटा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप एक 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन उसको हीट कर रहे हैं, तो जो आपका एल्कोहल होता है, जो क्या होता है बेटा, एल्कोहल, ये आपको एल्कीन देता है। क्या दे देता है बेटा, एल्कीन दे देता है। कोई भी आप प्राइमरी एल्कोहल लीजिए, कौन सा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल लीजिए, उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप हीटअप करते हैं तो वहां से आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा रीजेंट क्या यूज होगा बेटा, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अगर हम रीजेंट की बात करें कि जो रीजेंट हमारा यहाँ यूज होगा, उस रीजेंट का नाम होगा कंसनट्रेटेड H2SO4 एट द टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करें तो यहाँ पे हमको सिर्फ ये लिख देना है कि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज होगा, जिसका टेम्परेचर होगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक बेटा, ये आपका थर्ड का बी पार्ट खत्म हो गया कि इसमें कौन कौन से, दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, नंबर रीजेंट आपसे पूछा था। तो मैंने आपको पहले के 4 रीजेंट बताए, उनमें से आप किसी एक को यूज कर सकते हैं, दूसरे के इतने बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा थर्ड का सी, डिफ्रेंशिएट एमंग द फॉलोइंग। आपको डिफ्रेंशिएट करना है एल्डिहाइड को, एसीटोन को, और एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को, इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है बेटा, डिफरेंस। तो देखिए एस्टल्डिहाइड की हम सबसे पहले बात करेंगे, किसी बात करेंगे बेटा, एस्टल्डिहाइड की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, एस्टल्डिहाइड की। तो ये आ गया 3 का सी का फर्स्ट नंबर, एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो देखिए इसमें बोला गया है पहली चीज कि एस्टल्डिहाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला C2H4O। एस्टल्डिहाइड जो है वो एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिसका केमिकल फार्मूला बेटा आपका होता है C2H4O। केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा, C2H4O होता है। जबकि हम एसीटोन की बात करें बेटा तो एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसीटोन भी हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग द केमिकल फार्मूला C3H6O, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C3H6O। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस की बात की जाए बेटा, एस्टल्डिहाइड एन एल्डिहाइड, जो एस्टल्डिहाइड है वो एक एल्डिहाइड है, जबकि जो एसीटोन है एन कीटोन, एक कीटोन है। ये भी सेकेंड डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए बेटा तो एसिटल्डिहाइड मोलर मास इज 44.05 ग्राम पर मोल। जो एसिटल्डिहाइड है उसका मोलर मास कितना होता है बेटा, 44.05 ग्राम पर मोल। जबकि जो एसीटोन होता है मोलर मास इज 58 ग्राम पर मोल, जबकि जो एसीटोन है उसका मोलर मास कितना होता है बेटा, 58 ग्राम पर मोल होता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एस्टल्डिहाइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है माइनस का 123.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन की अगर हम लोग बात करें तो होता है माइनस का 94.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में एस्टल्डिहाइड का होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो आपका एसीटोन का होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नेक्स्ट बात की जाए डिफरेंस में तो एस्टल्डिहाइड का जो आयुपैक नेम होता है वो होता है बेटा एथेनॉल, और जो एसीटोन होता है उसका आयुपैक नेम होता है प्रोपेन 2 प्रोपेन 2 तो ये मेजर डिफरेंस हो गए एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, अगला डिफरेंस आपसे बोला गया है कि एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन में आपको डिफरेंस लिखना है। किस में लिखना है बेटा, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन में आपको डिफरेंशिएट करना है कि एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में क्या डिफरेंस होंगे। तो देखते हैं बेटा उसके डिफरेंसेस को, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन के डिफरेंसेस को देखिए। नेक्स्ट डिफरेंस एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, तो एक तरफ हमने ले लिया एस्टोफिनॉन और एक तरफ लिख लिया बेंजोफिनॉन। तो एस्टोफिनॉन में एसिटोफिनॉन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला C8H8O। एसिटोफिनॉन एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग द केमिकल फार्मूला, जो उसका केमिकल फार्मूला की बात की जाए तो वो होता है बेटा C8H8O। बेंजोफिनॉन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द केमिकल फार्मूला C13H10O। बेंजोफिनॉन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है बेटा C13H10O। अगर हम मोलर मास के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो एसिटोफिनॉन का मोलर मास होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 ग्राम पर मोल, जबकि बेंजोफिनॉन का जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है 182 ग्राम पर मोल। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बात की जाए तो एसिटोफिनॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बेंजोफिनॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो एस्टोफिनॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो बेंजोफिनॉन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका अप्रॉक्सीमेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर पे बात करें बेटा तो एस्टोफिनॉन की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 1 मेथिल ग्रुप एंड 1 बेंजीन रिंग अटैच होती है कार्बोनिल कार्बन से, जबकि जो बेंजोफिनॉन होता है, जो क्या होता है बेटा आपका बेंजोफिनॉन होता है, उसमें टू बेंजीन रिंग अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, जबकि जो आपका बेंजोफिनॉन होता है इसमें 2 रिंग होती हैं। कितनी रिंग होती है बेटा? 2 रिंग होती हैं, और दोनों रिंग कार्बोनिल कार्बन से अटैच होती हैं। बेंजीन की 2 रिंग्स होती हैं और 2 की दोनों रिंग बेंजो कार्बोनिल कार्बन से अटैच होती है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया आपका एस्टोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपका थर्ड का सी का ऑप्शन भी हो गया कि एस्टोफिनॉन और एस्टल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में डिफरेंस, एस्टोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में डिफरेंस। चलते हैं बेटा डी क्वेश्चन में। थर्ड का डी क्या कह रहा है? देखिए थर्ड का डी क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ द 4 बेसेस फाउंड इन डीएनए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। इसमें बोला गया है आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है डीएनए का, जो उसमें 4 टाइप्स के बेस पाए जाते हैं, उनको हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उनका हमको क्या करना है बेटा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड का डी। तो हमको क्या करना है बेटा? स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। किसको ड्रॉ करना है बेटा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो हम लोग लिखेंगे डीएनए फाउंड इन 4 टाइप्स ऑफ बेसेस, डीएनए फाउंड इन 4 बेसेस। डीएनए में कितने होते हैं बेटा? 4 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं बेटा? 4। अगर हम बात करें फर्स्ट बेस की तो फर्स्ट होता है बेटा साइटोसिन। फर्स्ट जो आपका बेस होता है वो होता है साइटोसिन। पहले बेस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट बेस का नाम होता है साइटोसिन। अब इसका हमसे स्ट्रक्चर पूछा गया है। इसका हमसे क्या पूछा गया बेटा? स्ट्रक्चर। तो देखिए साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? NH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड NH, ये हो गया बेटा सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। ये होता है आपका साइटोसिन का स्ट्रक्चर। किसका बेटा? साइटोसिन के। फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया आपका साइटोसिन का। किसका हो गया बेटा? साइटोसिन का। सेकंड बेस की अगर हम लोग बात करें बेटा कि सेकंड बेस क्या होता है उसकी बात करते हैं। 1 मिनट, साइटोसिन हो गया। अब चलते हैं सेकंड बेस में, क्योंकि 4 बेसेस के स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट हो गया साइटोसिन। सेकंड बेस का नेम होता है बेटा आपके साम थाइमीन। क्या होता है बेटा? सेकंड बेस जो होता है उसका नेम होता है थाइमीन। क्या होता है बेटा? थाइमीन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना बेटा। डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये होता है आपका। और यहाँ पे आपको एक जगह CH3 लगाना है। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेटा थाइमीन का। किसका स्ट्रक्चर होता है बेटा? थाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम नेक्स्ट बेस की बात करें तो नेक्स्ट बेस होता है ग्वानीन। क्या होता है बेटा? ग्वानीन। थर्ड बेस की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है बेटा ग्वानीन। क्या होता है बेटा? ग्वानीन। अब देखिए ग्वानीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ग्वानीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड न्यू, और ये डबल बॉन्ड न्यू सिंगल बॉन्ड। ये हो गया आपका N, और यहाँ पे H होता है। ये हो गया। अब इधर से आइए बेटा, न्यू और इसको O, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए NH, ये यहाँ पे आ जाइए N U, और इसको कर दीजिए U, और इसको यहाँ से ज्वाइन करिए। यहाँ पे लगा दीजिए NH2। क्या लगा दीजिए बेटा?
NH2। ये होता है ग्वानीन का स्ट्रक्चर। किसका बेटा? ये हो गया आपके पास ग्वानीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये तो 3 बेसेस हो गए। अगर हम नेक्स्ट बेस जो आपका लास्ट बेस पाया जाता है डीएनए में, उसकी नाम की बात करें तो उसका नाम होता है बेटा आपके पास एडेनिन। क्या नाम होता है बेटा? एडेनिन। क्या नाम होता है? एडेनिन। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए बेटा, यन न्यू, इसको ये कर दीजिए, यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, यहाँ पे यन एच कर दीजिए, इसको इधर, इसको इधर, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। जोड़ दिए बेटा? ऐसे इस तरह से करिए इसको। यहाँ पे यन लगाइए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे लाइए। अब इसको यहाँ पे लाइए, यन, इसको ऐसे कर दिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए NH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एडेनिन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? एडेनिन का। तो ये आपके 4 स्ट्रक्चर आपसे पूछे थे, मैंने 4 स्ट्रक्चर बना दिए, थाइमीन का, साइटोसिन का, ग्वानीन का और एडेनिन का। ग्वानीन, एडेनिन, 4 के 4 स्ट्रक्चर आपके बन गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर एथेनॉल बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? कि जो हमारा प्योर एथेनॉल होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों नहीं ऑब्टेन्ड होता? पहला तो क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्या है? व्हाट जर्नल नेम इज गिवन टू बाइनरी मिक्सचर व्हिच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ? उस बाइनरी मिक्सचर का क्या नाम होता है जो आपके जर्नल नेम क्या होता है जो आपका डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से? सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है एंड हुज कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सच मिक्सचर आर देयर? और कौन से ऐसे मिक्सचर होते हैं, उनको क्या कहते हैं जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते, और ये कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं? ये आपका 4th का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th का ए क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है 4th का ए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर एथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? What journal name is given to binary mixture which show deviation from Raoult's law and whose component cannot be separated by fractional distillation? How many types of such mixtures are there? ये मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें बेटा, तो स्टेप वाइज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 4th का। ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर एथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? कि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा प्योर एथेनॉल को क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते? पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसका आंसर देखिए बेटा, प्योर एथेनॉल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज when a mixture obtained a composition of 95.6% ethyl alcohol and 4.4% water, it becomes an azeotropic mixture। बोला जा रहा है कि जो एथेनॉल होता है प्योर, वो एक मिक्सचर होता है बेटा। क्या होता है? मिक्सचर। किसका किसका? एथिल एल्कोहल और वाटर का, जिसमें एथिल एल्कोहल आपका 95.6% एंड वाटर 4.4% मिक्स होता है। और ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो एक आपका एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, ये हो गया पहली बात। इसलिए ये आपका सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द यूज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहला आंसर हो गया बेटा। पूछा गया है कि क्यों नहीं, तो क्योंकि एथेनॉल आपका एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, और एक्वस सॉल्यूशन ये कैसा होता है? एजोट्रॉपिक। वाटर और एथिल एल्कोहल को जब हम मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन को बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो सेम हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बोला जा रहा है व्हाट जर्नल नेम इज गिवन टू बाइनरी मिक्सचर व्हिच, व्हाट जर्नल नेम इज गिवन बाइनरी मिक्सचर? ये जो बाइनरी मिक्सचर है इसका नेम क्या होता है? तो देखिए बेटा, द जर्नल नेम इज गिवन बाइनरी मिक्सचर एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा प्योर नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एजोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। फिर बोला गया है हुज शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? बोला गया है कि ये आपका डेविएशन कैसे शो करता है राउल्ट्स लॉ से, इसके विषय में बताना है। देखिए, हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सो दिस मिक्सचर
डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो भी आपके मिक्सचर ऐसे होते हैं जो आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, वो सारे मिक्सचर आपके क्या होते हैं बेटा, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दिखाते हैं। बिकॉज आ सोल्यूशन और मिक्सचर, चाहे वो सोल्यूशन हो चाहे मिक्सचर हो, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, क्योंकि उनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है लिक्विड फेज में और साथ ही साथ वेपर फेज में, बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल होता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इसमें बोला गया है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सच मिक्सचर आर देयर, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर। जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो बेटा जर्नली कितने टाइप्स के होते हैं भैया, 2 टाइप्स के होते हैं। जर्नली कितने टाइप्स के होते हैं भैया, 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से उनको पढ़ते हैं। पहला होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, और सेकंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और सेकंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो अगर हम बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की, तो इन दिस मिक्सचर which show large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling एजोट्रॉप्स एट द स्पेसिफिक कंपोजिशन। बोला गया है कि ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज क्वांटिटी में पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है राउल्ट्स लॉ से, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिक्सचर में मिनिमम हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, मिनिमम हो जाता है। अब देखिए मिनिमम क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। मिनिमम क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने 2 मिक्सचरों को मिलाया, एक ए को मिलाया एक बी को मिलाया, और ये मिल करके एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं। तो जब ए को हमने प्योर देखा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और बी का प्योर कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इस एजोट्रॉपिक मिक्सचर को मिलाएं तो मिनिमम से भी लोअर अगर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, यानी कि लेस देन 30 अगर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, तो फिर हम कह देंगे कि वो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है। कैसा है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है। तो यही लिखा गया है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल बात की जाए तो एथेनॉल एंड वाटर। अब सेकंड है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्या है बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग ऑफ एजोट्रॉप्स इन दिस मिक्सचर व्हिच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अब ये मिक्सचर क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। किससे बेटा, राउल्ट्स लॉ से, फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है बेटा, मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम, इसको भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए ए और बी को यही मिक्सचर है, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का आएगा वो आना चाहिए ग्रेटर देन 40, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आ जाना चाहिए, तो फिर उसको बोल देते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। एग्जाम्पल के लिए 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर को बाई मास अगर आप मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स को शो करेगा। ये हो गया आपका फोर्थ का ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, वो क्वेश्चन है फोर्थ का बी। अब फोर्थ का बी क्या कह रहा है, डिफाइंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को बोला गया है डिफाइंड द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। सबसे पहले देखिए इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है उसके रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। उसके रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कप्पा, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। अगर हम बात करें फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी का फार्मूला होता है RA/L। तो अगर हमने यहाँ पर रो की वैल्यू रख दी तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू L/RA। कितना हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू L/RA। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप वेयर कप्पा को कंडक्टिविटी, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अथवा रजिस्टिविटी, L को लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड और A को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें तो वो होती है बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अथवा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड बोला जा रहा है मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी बता रहे हैं, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
व्हेन डिजॉल्वेड इन वॉल्यूम इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा एम। तो बोला गया है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस होता है बेटा बाई ऑल द आयन प्रोड्यूस बाई 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस, 1 मोल आयन के द्वारा जो टोटल कंडक्टेंस आएगा उसी कंडक्टेंस का नाम होता है बेटा आपका मोलर कंडक्टेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा एम से। फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एम, कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम यूनिट की बात अगर करते हैं तो यूनिट से पहले वेयर, यहाँ लेमडा एम बेटा आपके क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, एम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें बेटा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस की तो वो होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपकी यूनिट होती है मोलर कंडक्टेंस की। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ बी। कोई रिएक्शन है जिसमें ए का ऑर्डर है फर्स्ट और बी का ऑर्डर है सेकंड, तो राइट द डिफरेंशियल रेट लॉ। आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। तो देखिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, डीसी बाई डी टी इक्वल टू के, ए और इसकी जो ऑर्डर है वो उसकी पावर में चढ़ जाएगा, तो ए की पावर 1, बी की ऑर्डर है 2 तो इसकी पावर चल जाएगी 2। ठीक बेटा। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है इसी में, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल। अगर हम बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप आगे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं बेटा नया जो रेट है वो है डी सी बाई डी टी डैश, तो वो कितना हो जाएगा, कप्पा ए की पावर 1 और बी की जो कंसंट्रेशन ट्रिपल है तो 3b कर दिया, 3b की स्क्वायर। अब यहाँ से 3 को मैंने बाहर लिया तो ये आ गया 9, तो अब ये हो गया के ए की पावर 1 बी की पावर 2 और 9 को आगे ले लें तो ये हो जाएगा के ए बी 2। अब इसको हम देखें ध्यान से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये लिखा है डी सी बाई डी टी, ये क्या लिखा है बेटा, डी सी बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा डी सी बाई डी टी डैश इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डी सी बाई डी टी, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 9 टाइम्स। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने बी की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, ट्रिपल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। अब अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट कैसे अफेक्टेड होगा। तो देखिए अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। तो हम मान लेते हैं कि जो नया रेट आएगा बेटा वो आएगा डी सी बाई डी टी का डबल डैश, डी सी बाई डी टी डबल डैश, ये नया रेट आएगा। हम इसको लेट कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा के। अब दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो डबल का मतलब ये हो जाएगा 2a की पावर 1 और ये हो जाएगा 2b की पावर 2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है, 2 को बाहर ले लें तो के ए की पावर 1, ये चीज़ लिखी जा सकती है। अब यहाँ से अगर 2 को भी बाहर ले आएंगे तो बेटा बाहर आएगा 4 और 4 इंटू ये हो जाएगा b की पावर 2। अगर इस 4 को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 2 के ए की पावर 1 और b की पावर 2, ये चीज़ हो जाएगी बेटा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के ए की पावर 1 और b की पावर 2, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर ध्यान से देखा जाए, किससे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 किसके इक्वल है बेटा, डी सी बाई डी टी के इक्वल है, डी सी बाई डी टी के इक्वल है। और ये हो जाएगा आपका डी सी बाई डी टी का डबल डैश। हेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी बेटा, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको लिख भी देते हैं, हेंस rate of reaction increased by 8 times, increased by 8 times। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। इतना अगर आप वहां करेंगे तो आपके इसके पूरे के पूरे 3 मार्क्स दिए जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले इसको, जब भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो बेटा तो ये वाली लाइन जरूर खींच दिया करिए। ये लाइन ये बताती है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ये इस तरह से लाइन आप खींचेंगे तो इससे आपकी कॉपी में एक अच्छा पॉजिटिव इंटरेक्ट पड़ता है टीचर का। ठीक, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, राइट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको ये वन हाफ के क्वेश्चन है, आपको रीजन सहित बताना है कि ऐसा क्यों है। तो बोला जा रहा है क्रोमियम प्लस 2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल मैग्नीज प्लस 3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। बोला गया है कि जो क्रोमियम प्लस 2 होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि जो मैग्नीज थर्ड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए आंसर इसका आंसर क्या होगा, उसको ध्यान समझिए बेटा। क्रोमियम इस तरह लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का डी और फर्स्ट क्या है बेटा, क्रोमियम प्लस 2 इज रिड्यूसिंग एजेंट एज इट्स कॉन्फिग्रेशन चेंज फ्रॉम D4 टू D3। जब हम लोग उसको प्लस 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 2 बनाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है D4 से D3 के लिए, व्हेन इट इज द ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम थर्ड। इसलिए वो कहाँ जाता है बेटा, क्रोमियम थर्ड में ऑक्सीडाइज हो जाता है टू D3 कॉन्फ़िगरेशन हैव अ हाफ फील्ड T2G। और जो D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हाफ फील्ड होता है T2G के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, T2G के रिस्पेक्ट में। लेबल व्हेन इज वेरी स्टेबल, और ये वेरी स्टेबल होता है, इसलिए ये किसकी तरह काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। ऑन द ऑर्डर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो द रिडक्शन ऑफ Mn+3 टू Mn+2, जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं Mn का तो वो +2 से 3 में जाता है। रिजल्ट क्या होता है, इन द हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन विच हैज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर लेता है, हेंस Mn+3 एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए जो Mn+3 होता है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो गया है जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया था होइन वाला। ठीक बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है D1 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन इज वेरी टेम्परेरी। इसको भी आपको बताना है कि वाई D1 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वेरी अनस्टेबल होता है या टेम्परेरी होता है। इस विषय में आपसे बात कर रहा है वो कि ऐसा क्यों। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ध्यान देखिए। D1 कॉन्फ़िगरेशन आयन इज वेरी टेम्परेरी। तो देखिए द आयन्स इन D1 कॉन्फ़िगरेशन tend to lose one more electron to get into the stable D0 configuration. Hence, the hydration or lattice energy is more than sufficient to remove the only electron present in the D orbital of those where therefore they act as the reducing agent। बोला गया है कि जो D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो बना देगा D0। क्या बना देगा बेटा, D0, जो हाईली स्टेबल होता है। जो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, जिसके कारण इसकी हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ये वन इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर देता है और अपने आप को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कराता है। किसकी तरह बिहेव कराता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कराता है। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए बोल रहा है व्हाट एडवांटेज टू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो पहले बोला गया है और पूरा पढ़ते हैं पहले। राइट द सेल रिएक्शन ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज। व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट करिए। जब भी कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसको हमेशा कोशिश करिए बेटा कि हमें पार्ट वाइज पार्ट करने की कोशिश करना है उस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को आप पार्ट वाइज पार्ट कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। जैसे पहली चीज़, द एडवांटेज टू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है एडवांटेज, पूछा गया है क्या पूछा गया है बेटा, एडवांटेज किस बात का, फ्यूल सेल का, कि हम उसको यूज करते हैं किसके कंपेरिजन में, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के कंपेरिजन में वो ज़्यादा अच्छा होता है, इस बात को बताना। तो देखिए हेडिंग पड़ेगी हमारी बेटा एडवांटेज टू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो आ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो आपका फ्यूल सेल होता है वो आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। दैट convert the chemical energy of a fuel obtained hydrogen and the oxidizing agent obtain ऑक्सीजन। तो बोला गया है ये क्या होता है, एक फ्यूल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। फ्यूल सेल एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में। किस तरह से,
हाइड्रोजन का रिडक्शन करके और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करके, इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रो अ पेयर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये पूरा पेयर बनता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो एक रिडॉक्स का काम करता है। फ्यूल सेल आर सेल दैट कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन मेथेनॉल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल क्या होता है बेटा, एक सेल होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को, किसको बेटा, एनर्जी को, किससे, कंबसन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को कंबसन करके, या लाइक हाइड्रोजन है, मेथेनॉल है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इस तरह की चीजों को। फ्यूल सेल रन कंटिन्यूअसली एज द लॉन्ग एज रिएक्टेंट आर सप्लाइड। फ्यूल सेल जो है कंटिन्यूअसली रन कर सकता है लॉन्ग टाइम तक, बस उसमें जो आपका रिएक्टेंट है उसको लगातार आपको सप्लाई करते रहना है। एंड प्रोडक्ट आर रिमूव्ड कंटिन्यूअसली, और जो उससे प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी कंटिन्यूअसली क्या करना है, रिमूव करते रहना है। तो आपका जो फ्यूल सेल है वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। अगर उसमें रिएक्टेंट आप परमानेंट सप्लाई करते रहेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको परमानेंट रिमूव करते रहेंगे। ठीक बेटा, अब देखिए प्राइमरी बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी बैटरी कंटेन द लिमिट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड डिस्चार्ज व्हेन द रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड। जो प्राइमरी बैटरी होती है उसका क्या होता है बेटा कि उसमें एक लिमिट एनर्जी होती है, लिमिटेड अमाउंट का रिएक्टेंट भरा होता है, वो जैसे ही डिस्चार्ज हो जाती है उसका काम खत्म हो जाता है। जबकि अगर हम सेकेंडरी बैटरी को ध्यान से पढ़ें, किसको बात करें बेटा, सेकेंडरी बैटरी की, तो सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, दस अ फ्यूल सेल हैज द सस्टेनेबिलिटी एडवांटेज ओवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। जबकि जो सेकेंडरी बैटरी उसको रिचार्ज तो कर सकते हैं लेकिन बट टेकन द लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगती है, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा समय कंज्यूमशन कर देती है। इसलिए फ्यूल सेल की स्टेबिलिटी जो है, एडवांटेज जो है वो ओवर होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी कंपेरिजन में, इसलिए हमारा फ्यूल सेल ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, इसमें ये तो यहाँ तक हो गया बैटरी तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज द डिस्चार्ज। अब आपको एक सेल रिएक्शन लिखनी है जब हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही हो। क्या हो रही हो बेटा, डिस्चार्ज हो रही हो। तो देखिए हेडिंग पड़ जाएगी द सेल रिएक्शन ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज, व्हेन इट इज डिस्चार्ज। तो आपको सबको पता है बेटा कि सेल में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो सबसे पहले बात करेंगे एट एनोड। एट एनोड, अगर हम एनोड की रिएक्शन को ध्यान से देखें कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी उसको ध्यान से आप समझिए। एनोड पे क्या होगा बेटा, लेड सॉलिड होगा, लेड क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सल्फेट आयन से। किससे कराएंगे बेटा, सल्फेट आयन से। SO4-2 एक्वस होगा, और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा बेटा PbSO4। क्या बनाएगा बेटा, PbSO4 बना देगा, ये बना देगा आपका PbSO4। और कैसा होगा बेटा, ये सॉलिड होगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो एनोड पे आपकी ये रिएक्शन हो रही होगी। अब अगर हम बात करें एट कैथोड, किससे बात करें बेटा कि एट कैथोड कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, एट कैथोड। ध्यान से देखिए बेटा, एट कैथोड अगर हम लोग बात करें तो कैथोड में क्या होगा, PbO2 सॉलिड पड़ेगा बेटा, PbO2 सॉलिड डाला जाएगा। अब इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा क्या डाल देंगे बेटा, एसिड H+ एक्वस। अब यहाँ से सल्फेट आयन तो सोल्यूशन में मिक्स हुई होंगे, उनको भी इसके साथ रिएक्शन करा लीजिए एक्वस मीडियम में, और 2 इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए। किसको ले लीजिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लीजिए जो बने हैं। अब यहाँ से जो रिएक्शन होगी उसमें बनेगा आपका PbSO4। सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, PbSO4 जो कि सॉलिड होगा, प्लस 2H2O। क्या बनेगा बेटा, 2H2O लिक्विड जो कि होगा, 2H2O जो क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा। 2H2O जो किसका काम करेगा, लिक्विड का काम करेगा। अब ये रिएक्शन हो गई कहाँ पे हमारी बेटा, एट द कैथोड रिएक्शन हो गई। तो अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की, किसकी बात करें बेटा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो ये एनोड पे हो गई, ये कैथोड पे हो गई। तो अब देखिए अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ध्यान से देखना बेटा, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, Pb सॉलिड प्लस 2SO4-2 एक्वस प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 4H+, ये हो जाएगा। अब इस तरफ क्या होगा, ध्यान देखिए, 2 PbSO4
सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर लिक्विड में, ये चीज़ें आपकी ऑब्टेंड हो जाएंगी। तो देखिए ओवर ऑल जो रिएक्शन है वो आपकी ये बन जाएगी। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, ये आपका सेल डिस्चार्ज रिएक्शन हो गई लेड स्टोरेज बैटरी के लिए। किसके लिए बेटा? लेड स्टोरेज बैटरी के लिए। इसको लर्न रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एनोड ऑक्सीडेशन होता है, एट द कैथोड रिडक्शन होता है। ठीक, चलिए बेटा अब इसमें देखिए आगे क्या पूछा गया है। अब पूछा गया है हाउ डज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज, कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपनी डेंसिटी को चेंज करेगा अगर बैटरी जो है वो आपकी डिस्चार्ज हो जाए। अगर बैटरी जो आपकी है वो क्या हो जाए बेटा? डिस्चार्ज हो जाए। बैटरी हमारी क्या हो जाए भैया? डिस्चार्ज हो जाए। तो देखिए हेडिंग पड़ेगी द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज, व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज। तो देखिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस एज वाटर इज फार्मेड, डेंसिटी डिक्रीज होती है और वहाँ पर वाटर का फार्मेशन हो जाता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड एज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कंज्यूम्ड हो जाता है बैटरी के डिस्चार्ज होने पे। किसके बेटा? बैटरी के डिस्चार्ज होने। तो ये हमारा हो गया डिस्चार्ज बैटरी के लिए डेंसिटी का चेंज, की डेंसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे वाटर का फार्मेशन हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है बेटा? कंज्यूम्ड हो जाता है। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, फिफ्थ का बी, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है बेटा आपका द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो 60 सेकेंड इनवर्स है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। जो जो दिया है उसी हिसाब से क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ का बी का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी, बी का हम फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं। कौन सा बेटा? फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्या क्या कहा है उसको लिखते चलिए और पढ़ते चलिए साथ में। सबसे पहले बोला गया है रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो गिवन है वो दिया गया है बेटा रेट कांस्टेंट, क्या दिया गया बेटा? रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा के। क्या मान लेते हैं? के। तो इसकी वैल्यू दी गई है सेकेंड 60 सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम, टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? टाइम। टाइम मान लेते हैं बेटा टी है, टी सेकेंड। ठीक। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, जिसको हम लोग ए नॉट बोलेंगे, वो मान लेते हैं बेटा 1 मोल पर लीटर। कितना बेटा? 1 मोल पर लीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट कर लिया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो है 1 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा। तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम लोग बेटा 80 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? 80। वो आपको दिया गया 1/16। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है मोल पर लीटर। ये चीज़ें जो है हमको क्वेश्चन में बेटा दी गई हैं, ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में क्या की गई हैं? दी गई हैं। अब इनको सॉल्व करें तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग
फार्मूला लगा देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। तो क्या होता है बेटा? K इक्वल टू 2.303 T log 10 बेस A0/80, ये होता है बेटा फार्मूला। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो अगर हम K की वैल्यू पुट करें तो K की जगह आ जाएगा बेटा हमारा 60। कितना आ जाएगा? 60 इक्वल टू 2.303 T को फाइंड आउट करना है, log 10 बेस A0 की जगह 1 और 80 की जगह 1/16, ये हो जाएगा बेटा। अब अगर इसको सही दे दें तो T को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 60T इक्वल टू 2.303 log 10 बेस। अब ये जो 16 है बेटा ऊपर जाएगा तो log 10 बेस 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होगा। एक मिनट बेटा, तो देखिए अब ये क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा उसकी बात करिए अब। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 60T। कितना हो जाएगा बेटा? 60T इक्वल टू 2.303 log 10 बेस 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 4। अब यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी होती है, वो आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, कि log 10 बेस a की पावर b अगर लिखा है तो इसको पावर को आप आगे ला सकते हैं, b log 10 बेस a इसको लिखा जा सकता है। ये एक आपकी log की प्रॉपर्टी होती है। इस log की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इस log की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60T इक्वल टू 2.303 इंटू 4 इंटू log 10 बेस 2, ये चीज़ निकल के आ जाएगी बेटा। अब देखिए 60 को उस तरफ ले सकते हैं तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 4 इंटू, देखिए याद रखना बेटा कि log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.30। कितनी होती है बेटा? 0.30। तो यहाँ पे log 10 बेस 2 की वैल्यू रख दीजिए 0.30 डिवाइड बाई बेटा 60। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है T इक्वल टू 2.303। अब इसको लिख दीजिए 0.30 और 4 से 60 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा 15। कितना बचेगा बेटा? 15। अब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा 2.303 इंटू 0.01, ये चीज़ आ जाएगी, वो 0.02 आ जाएगी। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो T इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2 जा 6, 2 2 0 जा 0, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 3 2 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो इसको 10 की पावर -5 कर दीजिए। इसको और सही सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 0.04606 सेकेंड। ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? वैल्यू आ जाएगी इसकी निकल के। ठीक बेटा। अब देखिए आगे आप क्या लिखेंगे, तो अब देखिए बेटा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन, हेंस टाइम रिक्वायर्ड टू 0.04606 सेकेंड। तो आपको टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा? 0.04606। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में कि उसमें क्या कहा गया, उसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए बेटा, सेकंड पार्ट की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया उसकी बात करिए आप। बोला जा रहा है बेटा, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स द 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन कैलकुलेट टी हाफ। आपको कैलकुलेट क्या करना है? टी हाफ। तो देखिए जो गिवन है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। टाइम आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा? टाइम। टाइम गिवन है 40 मिनट।
40 मिनट। ओके, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको हम लोग ए नॉट बोलेंगे। अब उसको लेट कर लेते हैं बेटा 100 मोल पर लीटर। कितना लेट कर लेते हैं? 100 मोल पर लीटर। देखिए इस चीज़ को याद रखना, जब भी सवाल परसेंटेज का हो और आपको इनिशियल लेट करना हो तो हमेशा आप 100 को लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे बेटा? 100 को आप लोग लेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको लिखना है बेटा द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन, 30% डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास 80 क्या होता है बेटा? मैंने बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस डिकम्पोजिशन। इसको आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास 80 आ जाएगी। ये फार्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जब आप इस फार्मूला लगाएं तो 80 आपके पास है बेटा 100 और डिकम्पोजिशन है 30, तो आपके पास 80 आ जाएगा 17 मोल पर लीटर। ये आ गया बेटा। ठीक, अब आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए बेटा। अगर हम लोग बात करें फाइंड की, किसकी बात करें बेटा? फाइंड की। तो फाइंड करना है टी हाफ। फाइंड की अगर बात करें तो फाइंड करना है हमको टी हाफ। क्या फाइंड करना है बेटा? टी हाफ। टी हाफ हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे बेटा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? K इक्वल टू 2.303 T log 10 बेस A0/80। ये फार्मूला होता है बेटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुट करिए। तो K की जगह K को फाइंड आउट कर लीजिए 2.303 डिवाइड बाई 40 मिनट लॉग इनवर्स, ये कितना हो जाएगा बेटा? 100/70। कितना हो जाएगा बेटा? 100/70 हो जाएगा। चलते हैं बेटा आगे, देखिए क्या हो जाएगा 100/70 में। एक मिनट, तो अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे बेटा तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303। अब हमारे यहाँ पर आ गया 40 log 10 बेस 10/7। कितना आ जाएगा बेटा? 10/7 आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303/40 log 10 बेस 10 माइनस का log 10 बेस 7। यहाँ पे याद रखना बेटा log की एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि अगर लिखा हो log 10 बेस A/B तो इसको आप लिख सकते हैं log 10 बेस A माइनस का log 10 बेस B। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो जब अप्लाई किया तो ये लिखा जा सकता है। इसके बाद हमको याद होना चाहिए बेटा कि log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1 और log 10 बेस 7 की वैल्यू होती है आपके पास बेटा 0.85। कितनी होती है बेटा? 0.85 होती है। ठीक है, अब यहाँ से आइए वैल्यू रखना चालू कीजिए। तो K इक्वल टू 2.303/40 लॉग की जगह रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 0.85। ठीक बेटा, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303/40 इंटू 0.15। ये आ जाएगा बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो K की वैल्यू ये है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, इतने मिनट इनवर्स। इसको आप यहाँ पे अब कैलकुलेट मत करिए, इसको यहीं पे रोक दीजिए।
अब हम अपने इस फार्मूले में चलते हैं जो हमको फाइंड आउट करना हमको टी हाफ, तो इसको यहाँ पे के की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होता है फार्मूला बेटा, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई के, ये होता है फार्मूला बेटा। अब जब इस फार्मूले में के की वैल्यू पुट करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693, के की वैल्यू है 2.303 इंटू 0.15 बाई 40, ये बेटा यहाँ पे वैल्यू। अब अगर ये वैल्यू, तो अब आगे देखिए कैसे आप इस सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। अब देखिए आगे बेटा, यहाँ तक हो गया। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सही करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें 40 ऊपर चला जाएगा, 40 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तो ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू 40 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 0.15, ये हो जाएगा बेटा। अब अगर हम डेसिमल को हटाते हैं बेटा तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 693 इंटू 40 इंटू 100 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 2303 इंटू 15, ये हो जाएगा बेटा, ठीक। अगर अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये जो 40 है, क्या बेटा, इसको 2 से काट दीजिए। किससे काट दीजिए बेटा, 3 से काटिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप 2303 इंटू इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये है 231 इंटू 5 से काटेंगे तो 5 8 जा 40, तो आ जाएगा 800 डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा 2303। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 16 और 2 हो जाएगा बेटा 18, और 2 0 आपके चल ही रहे हैं, साथ में आ जाएगा 2303। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करिए बेटा, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आपके पास नंबर आया है इसको डिवाइड करिए। नंबर आपके पास क्या है, 184800, डिवाइड करना है बेटा इसको 2303 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 80.2, कितना आ जाएगा बेटा, 80.2 टी हाफ, तो 80.2 मिनट, 80.2 मिनट आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके आगे आप लोग थोड़ा सा लिख दिया करिए, मैंने कई बार बताया। हेंस, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, हेंस टी हाफ इज 80.2 मिनट, तो टी हाफ आपके पास आ गया 80.2 मिनट। टी हाफ कितना आ गया बेटा, 80.2 मिनट हमारे पास टी हाफ आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन खत्म है तो हम लोग लाइन खींच देंगे। क्वेश्चन खत्म तो लाइन हम लोग खींच देंगे इस तरह से, ठीक बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5th का सी, और सी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करनी है हमको। किसकी बात करनी है, फर्स्ट 5th के सी का फर्स्ट। तो अब वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है बेटा, तो इसलिए अब हम जो आगे का मॉडल पेपर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के मॉडल पेपर में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ये मॉडल पेपर आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है बोर्ड के लिए, और बोर्ड में किस तरह से आपको कॉपी लिखना है। हाँ, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिन भी बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए, यूपी बोर्ड के, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक चाहिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपके नोट्स चाहिए, या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो सारे बच्चे बेटा 7880
960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप में, और आपको वहाँ से जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे भी इसी नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके हमको प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड कुछ एग्जाम रिलेटेड टिप्स को अपलोड करके, डाउनलोड करके देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।